हरिओम हिंदी हाई स्कूल से मैं जीजे शाह आज प्रकरण 2 कक्षा 9 का गणित विषय का बहुपदी, जो कि पिछली बार अधूरा छोड़ा था, उसके आगे के सवाल देखें और समझें। और ये पूर्ण होने के बाद आज रेखाएं और कोण की परिभाषाएं प्रकरण 6 की भी समझेंगे। पहला सवाल है 27y की घन धन 125 z का घन, इसके गुणनखंड करने हैं। आप देखेंगे बच्चों कि 27 3 का घन है, y की 3 y का घन है, इसलिए कोष्टक में 3y लिखकर घन लिखा, धन 125 z की घन जो 5 z का घन है। अब इस गुणनखंड के लिए हम सूत्र देखें कि दो पदों के घन हो और बीच में जोड़ हो तो उसके गुणनखंड के लिए सूत्र याद रखिए। कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a का वर्ग ऋण, यहाँ यदि धन हो तो यहाँ पहला चिन्ह ऋण आता है, दोनों का गुणनफल ab धन दूसरे पद का वर्ग यानी b वर्ग। तो आप इस सूत्र पर से इस सवाल की तुलना करें तो a की कीमत 3y रखने पर और b की कीमत 5z रखने पर सवाल का हल इस तरह होगा। पहले कोष्टक में 3y धन 5z, दूसरे कोष्टक में a के वर्ग के स्थान पर 3y का वर्ग होगा ऋण a और b का गुणा यानी 3y गुणे 5z धन b का वर्ग अर्थात 5z का वर्ग। आगे हल किया तो पहले कोष्टक में वही पद रहेंगे 3y धन 5z, यहाँ 3y का वर्ग 9y वर्ग ऋण दोनों पदों का गुणा 3 पंजे 15yz धन 5 का वर्ग 25z की 2 घात। तो इस तरह a घन धन b घन के सूत्र पर से हमने इस सवाल के गुणनखंड किए। अब दूसरा सवाल देखें। 64 m का घन ऋण 343 n घन, यहाँ सूत्र लगेगा क्योंकि बीच में ऋण चिन्ह है, इसलिए a ऋण b, दूसरे कोष्टक में a वर्ग, यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ धन दोनों का गुणा ab और धन b का वर्ग, यानी a घन ऋण b घन का सूत्र याद रखें। a ऋण b दूसरे कोष्टक में a वर्ग धन ab धन b वर्ग। इस सवाल से तुलना करने पर a की कीमत 4m लेंगे और b की कीमत 7n लेंगे। आपको मालूम है 64 4 का घन है और m की 3 घात m का घन है। इसी तरह 343 7 का घन है और n का घन n की 3 घात है। इस तरह ये कीमतें रखने पर गुणनखंड के पहले कोष्टक में मिलेगा 4m ऋण 7n, दूसरे कोष्टक में पहले पद का वर्ग यानी 4m का वर्ग धन दोनों पद का गुणा धन दूसरे पद का वर्ग। आगे हल करेंगे तो 4m ऋण 7n, 4 का वर्ग 16m वर्ग धन 4 सत्ते 28 mn धन 7 का वर्ग 49 n की 2 घात। तो इस तरह ये a घन ऋण b घन के गुणनखंड करने की पद्धति हम समझे। अब आगे देखें
तो एक और सवाल है जिसमें 3 पदों का घन है और ऋण 9xyz दिया है। 27x का घन धन y का घन धन z का घन ऋण 9xyz। इसका हम सूत्र देखें तो जब 3 पदों के घन हो और ऋण 3 ABC यानी तीनों पद का गुणा हो तो उसके गुणनखंड करने के लिए पहले कोष्टक में तीनों पद का जोड़, दूसरे कोष्टक में पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग ऋण पहले दूसरे पद का गुणा ऋण दूसरे तीसरे पद का गुणा ऋण तीसरे और पहले पद का गुणा। तो ये सूत्र बनता है। अब यहाँ सवाल से तुलना करें तो a की कीमत 3x, क्योंकि 27 जो है 3 का घन है और x का घन है। फिर y का घन यानी b बराबर y होगा और z का घन यानी c बराबर z होगा। अब सूत्र में कीमतें रखें तो इस तरह पद मिलेगा, जिसको हल करें तो पहले कोष्टक में 3x धन y धन z, अब दूसरे कोष्टक में 3x का वर्ग 9x वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग ऋण 3xy ऋण yz ऋण 3xz। तो इस तरह a घन धन b घन धन c घन ऋण 3 ABC के सूत्र पर से हमने ये 37वें सवाल के गुणनखंड प्राप्त किए। अब आगे एक सवाल आता है, जांच कीजिए। जांच कीजिए में आप देखेंगे कि x का घन धन y का घन धन z का घन ऋण 3xyz बराबर 1/2 x धन y धन z, दूसरे कोष्टक में x ऋण y का पूर्ण वर्ग धन y ऋण z का पूर्ण वर्ग धन z ऋण x का पूर्ण वर्ग। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले बाईं तरफ का जो पद है x घन धन y घन धन z घन ऋण 3xyz में इसके जो गुणनखंड होंगे x धन y धन z और दूसरे पद में हम 2/2 से गुणा करते हैं, यानी हर पद को 2 से गुणा किया और 2 से भाग देने के लिए बटे में 1/2 लिखा। अब आगे देखें तो x धन y धन z 1/2। अब यहाँ पर 2x वर्ग के 2 भाग किए x वर्ग धन x वर्ग, 2y वर्ग के 2 भाग किए y वर्ग धन y वर्ग, 2z वर्ग के 2 भाग किए z वर्ग धन z वर्ग। तो पहले कोष्टक के अंदर हमने पूर्ण वर्ग का कोष्टक तैयार किया, x वर्ग ऋण 2xy यहाँ से लिया और धन y वर्ग का 1 भाग लिया, धन दूसरे कोष्टक में y वर्ग का दूसरा भाग ऋण 2yz यहाँ से लिए, धन z 2z वर्ग में से 1z वर्ग लिया, धन तीसरे कोष्टक में z वर्ग का 1 भाग जो बचा था 1z वर्ग ऋण 2xz यहाँ से लिया और धन z वर्ग के जो 2z वर्ग को हमने 2 भागों में बांटा था 1z वर्ग का उपयोग पहले किया और ये दूसरे का हम यहाँ करेंगे। तो इस तरह ये पूर्ण वर्ग बहुपदी हमने बनाई। तो ये x ऋण y का पूर्ण वर्ग होगा, ये y ऋण z का पूर्ण वर्ग होगा और ये z ऋण x का पूर्ण वर्ग होगा। तो इस तरह 1/2 को आगे ले जाएं तो एक x धन y धन z कोष्टक में x ऋण y का वर्ग धन y ऋण z का पूर्ण वर्ग धन z ऋण x का पूर्ण वर्ग, जो कि हमारे सवाल का दाहिना मूल्य है। और इस तरह हम ये
दिए गए सवाल की जांच कर सकते हैं या उसे सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे देखें। सिद्ध कीजिए कि यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो x घन धन y घन धन z घन बराबर 3xyz होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो दिया है x धन y धन z बराबर 0, ये हमें दिया है। अब x घन धन y घन धन z घन ऋण 3xyz के सूत्र के अनुसार गुणनखंड x धन y धन z एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x का वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग ऋण पहले दूसरे पद का गुणा xy ऋण दूसरे तीसरे पद का गुणा yz ऋण पहले तीसरे पद का गुणा xz। इस तरह यहाँ ये पद लिखकर x धन y धन z का मूल्य 0 रखा। 0 से इस कोष्टक का गुणा होगा, उत्तर 0 आएगा। फिर ऋण 3xyz का पक्षांतर किया तो x घन धन y घन धन z घन बराबर हमें 3xyz प्राप्त हुआ, जो हमें सिद्ध करना था। अब इसी सूत्र पर से कुछ कीमत ज्ञात करने के सवाल हैं, उसमें हम इस सूत्र को उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऋण 12 का घन धन 7 का घन धन 5 का घन। पहली दृष्टि में हम देखें कि घन के सिवाय अंदर के जो पद हैं, ए को ऋण 12 माने, बी को 7 माने और सी को 5 माने, तो तीनों पद का जोड़ करें तो ऋण 12 धन 7 धन 5, आप जानते हैं 7 और 5 12, और उसमें से 12 गए तो 0 उत्तर आएगा। अब 0 उत्तर आता है तो सूत्र ए घन धन बी घन धन सी घन बराबर 3abc बनता है। इसलिए ए बी और सी की कीमत रखने पर हमें 12 तिया ऋण 36 और 7 पंजे 35, इस तरह 36 और 35 का गुणा करने पर उत्तर हमें अंतिम प्राप्त होगा ऋण 1260, यानी ऋण 1260। अब बच्चों एक सवाल है कि क्षेत्रफल हमें 25a वर्ग ऋण 35b धन 12 दिया है, तो उस आइए आयत के क्षेत्रफल को ये दिया है तो उसके हम लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड के द्वारा। 25a वर्ग ऋण 35b धन 12 का गुणनखंड आपको ध्यान होगा कि 25 और 12 का गुणा करेंगे और उसके 2 पद प्राप्त करेंगे, जिससे एक पद ऋण b से मिलेगा, दूसरा पद ऋण 15a मिलेगा। दोनों का हम देखें तो उत्तर ऋण 35b होता है, और दोनों का ऋण ऋण का गुणा करें तो 25 और 12 के गुणनफल के बराबर मिलेगा। अब 4 पद हो गए, 4 पद में से 2 पदों का हमने ग्रुप बनाया, तो पहले 2 पद में से 5a सामान्य लिया तो कोष्टक में बचा 5a, क्योंकि 5 पंजे 25, a गुणा a वर्ग ऋण 5 चौक 20a। इन दोनों पदों में से ऋण 3 कॉमन लिया तो कोष्टक में बचा 5a धन की जगह ऋण 3 चौक 12। अब 5a ऋण 4 और दूसरे कोष्टक में 5a ऋण 3, तो 5a ऋण 3 को, क्योंकि कम संख्या घट रही है इसलिए वो लंबाई होगी, और 5a में से 4 घट रहा है यानी वो चौड़ाई होगी, तो 5a ऋण 4 ये चौड़ाई होगी। इसी तरह एक सवाल है कि जिसमें घनफल दिया है,
12 धन 8 ऋण 20 तो इसके परिमाण यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो उसके 3 परिमाण हम गुणनखंड ज्ञात करके कर सकते हैं। पहले तीनों पद में से 4 कॉमन लिया तो कोष्टक में बचा 3y² धन 2y ऋण 5। अब 4 सामान्य लिया है, यहाँ 2 पद के 3, एक 2y का 2 पद बनेगा तो 3 पद के कुल 4 पद बनेंगे। 3 पंजे 15 के 2 टुकड़े किए कि जिससे 2y के 2 भाग बने तो धन 5y और ऋण 3y। फिर दोनों पद में से यहाँ 3y कॉमन हुआ तो कोष्टक में बचा y ऋण 1 धन 5y ऋण 5 में से 5 कॉमन लिया, सामान्य लिया तो यहाँ बचा y ऋण 5 एकम 5। अब दोनों पद में y ऋण 1 कॉमन लिया तो 3y धन 5 दूसरे कोष्टक में बचा। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक परिमाण 4 दूसरा y ऋण 1, तीसरा 3y धन 5। इस तरह ये 3 परिमाण हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह बहुपदी का ये प्रकरण बच्चों पूर्ण होता है। यहाँ पर हमने महत्तम, अधिक से अधिक रीतियाँ देखी और उसे समझी। अब आप भी कॉपी के अंदर इन सब सवालों को बार बार, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो ही ये बहुपदी का स्वाध्याय पूर्ण रूप से आएगा। अब इसके बाद हम 6ठा प्रकरण लेते हैं जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण। रेखाएं तथा कोण ये प्रकरण 6 है और सबसे पहले इसमें रेखाखंड की परिभाषा समझें। तो 2 अंत्य बिंदु वाले रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ एक रेखा है जिसके ऊपर 2 बिंदु हैं। तो बिंदु ए, बिंदु बी और उनके बीच के सभी बिंदु से जो भाग बनता है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड AB को संकेत में AB पर चिन्ह दर्शाकर बता सकते हैं और रेखाखंड AB की लंबाई यदि बतानी है तो रेखाखंड का चिन्ह नहीं लिखेंगे, मात्र AB लिखेंगे। फिर है किरण की परिभाषा। तो एक ही अंत्य बिंदु वाले रेखा के भाग को किरण AB कहते हैं। तो आप देखेंगे, मान लीजिए ये एक बिंदु है, उससे दाहिनी ओर के सभी बिंदुओं के समूह जो रेखा में आए हुए हैं उसे हम किरण AB कहेंगे। किरण AB को संकेत में इस तरह किरण AB से दर्शाते हैं। किरण AB को किरण BA नहीं कह सकते क्योंकि किरण का नाम लिखते समय सबसे पहले हम उद्भव बिंदु, किरण जहाँ से उत्पन्न होती है उसका बिंदु का नाम हम पहले लिखते हैं। इसलिए किरण AB कभी भी किरण BA नहीं बन सकती। अब आगे देखें तो 2 परिभाषाएं आ रही है, सरेख और असरेख बिंदु, जिसे समरेख बिंदु और असमरेख बिंदु भी कहते हैं। किताब के अनुसार सरेख और असरेख बिंदु। पहले हम देखें कि सादी भाषा कि कोई एक रेखा L जो हमने आकृति में बनाई है, इस पर 4 बिंदु दिए हैं, 5 बिंदु A, B, C, D और E। तो मैंने परिभाषा में आप यहाँ लिखा है दिए गए भिन्न बिंदु, जैसे कि यहाँ 5 भिन्न बिंदु दिए हैं, एक ही रेखा में समाविष्ट हो। आप देख रहे हैं एक ही रेखा L पर आए हुए हैं तो वे समरेख बिंदु या सरेख बिंदु कहलाते हैं। अब किताब के अनुसार भी देखें तो किताब में लिखा है यदि 3 या अधिक बिंदु
एक ही रेखा पर स्थित हो। 3 शब्द क्यों आया? क्योंकि 2 बिंदु तो हमेशा एक रेखा पर होते ही हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 भिन्न बिंदु से एक रेखा गुजरती है। इसलिए 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर आए हों, स्थित हों, तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु की परिभाषा व्यवस्थित समझें तो असमरेख बिंदु यानी कि मैंने पहले ही बताया असरेख बिंदु किताब के अनुसार, और असमरेख बिंदु भी कह सकते हैं, दिए गए भिन्न बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो वे असमरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये रेखा एल है जिस पर ए और सी बिंदु तो है, पर बी और डी बिंदु रेखा एल पर नहीं है। इसलिए बिंदु ए, बी, डी तथा सी असंरेख बिंदु या असमरेख बिंदु है। अब आगे देखें तो कोण की परिभाषा, कोण को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब सामान्य बिंदु वाली 2 किरणें एक ही उद्भव बिंदु से उत्पन्न हो तो वे कोण की रचना करते हैं। आप देख रहे हैं आकृति में 2 किरणें हैं, बी से उत्पन्न होने वाली 2 किरणें हैं। एक किरण बी ए है और दूसरी किरण बी सी है। दोनों किरणों का सामान्य उद्भव बिंदु है। जब सामान्य उद्भव बिंदु वाली, यहाँ उद्भव शब्द लिखेंगे, दो किरणें उद्भव हो तो उसे कोण बनता है, उसे कोण कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक किरण बी ए और किरण बी सी दोनों एक ही बिंदु बी से उत्पन्न हो रही है, और किरण बी ए और किरण बी सी को, ये किरण बी ए, ये किरण बी सी, इसे कोण की भुजा कहते हैं। जो सामान्य उद्भव बिंदु बी है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं कोण का। अब इस कोण का नामकरण तो आप प्राथमिक कक्षा में सीखे हैं कि कोण का नामकरण करना हो तो उद्भव बिंदु को बीच से में लेते हैं। तो कोण ए बी सी कह सकते हैं, अथवा यहाँ से शुरू करें तो कोण सी बी ए से निर्देशित कर सकते हैं, अथवा इस कोण को मात्र शीर्ष बिंदु से भी बता सकते हैं, कोण बी। तो आपने यहाँ देखा कोण यानी एक ही उद्भव बिंदु से उत्पन्न होने वाली 2 भिन्न किरणें कोण की रचना करती है। किरण बी ए, किरण बी सी कोण की भुजाएं हैं। बिंदु बी शीर्ष बिंदु है। कोण ए बी सी, कोण सी बी ए या कोण बी, ये इनके नाम हैं। आगे देखें, कोण के प्रकार। प्राथमिक से आप कोण के प्रकार सीखते आए हैं, इसलिए विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर से पुनरावर्तित करें तो पहला कोण है न्यून कोण। जिस कोण का माप 0 और 90 अंश के बीच हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक कोण बताया है जिसका माप x हो तो x का मूल्य 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। समकोण, दूसरा कोण मैं बताने जा रहा हूँ। समकोण, जिस कोण का माप 90 अंश हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कोण y माप है, y कोण का माप है जो 90 अंश है। ये जो ऊपर बिंदु बताते हैं उसे अंश या डिग्री पढ़ते हैं, जो कोण का माप दर्शाते समय लिखते हैं। फिर है अधिक कोण, तो जिस कोण का माप
90 और 180 अंश के बीच में हो, जैसे कि आप देख रहे हैं एक कोण बना है जिसका माप z है, उसका मूल्य 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। चौथा कोण है सरल कोण, अथवा इसे किताब के अनुसार देखें तो ऋजु कोण। तो जिस कोण का माप 180 अंश हो वह ऋजु कोण कहलाता है। फिर आता है विरुद्ध कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो जिस कोण का माप 180 अंश और 360 के बीच हो उसे किताब के अनुसार प्रतिवर्ती कोण कहते हैं और सामान्य भाषा में विरुद्ध कोण या विपरीत कोण भी कहते हैं। तो ये एक कोण बना है जिसका माप इस तरह देखें हम r है, उसका मूल्य 180 से अधिक है और 360 से कम है। फिर एक परिभाषा आती है कोण में कोटि पूरक, या किताब के अनुसार उसे पूरक कोण कहा है। तो पूरक कोण किसे कहें? तो जिन दो कोणों के माप का योग 90 अंश हो तो परस्पर वे कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। फिर से एक बार, मान लो एक कोण A है, दूसरा कोण B है। यदि दोनों का माप 90 हो जोड़, तो वह एक दूसरे के कोण A कोण B का और कोण B कोण A का पूरक कोण कहलाएगा। अब आप समझ गए कि यदि कोण A का माप 40 होगा तो कोण A के पूरक कोण का माप कितना होगा? तो 90 में से 40 घटाने पर 50 उत्तर मिलेगा। तो अब आप समझ गए कि जिन दो कोणों के माप का योग 90 हो वे परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसी तरह दूसरी परिभाषा आ रही है समपूरक कोण। जिन दो कोणों के माप का योग 180 अंश हो तो वे परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आप समझ गए। मान लीजिए एक कोण A है जिसका माप 80 है, तो बोलिए उसका समपूरक कोण कितने का होगा? तो 180 में से 80 को घटाएंगे तो उसके समपूरक कोण का माप 100 अंश मिलेगा। तो आप समझ गए, जिन दो कोणों के माप का योग 180 हो तो वे परस्पर एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। अब आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण में हम देखें कि यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा एक भुजा सामान्य हो एवं सामान्य न हो ऐसी भुजा सामान्य भुजा के भिन्न और हो तो वे दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आप आकृति में देख रहे हैं कोण ABD और कोण DBC, ये दो कोण हैं। दोनों कोण की एक भुजा किरण BD सामान्य है और सामान्य न हो ऐसी एक एक भुजा दोनों कोण की किरण BA और किरण BC है, जो सामान्य भुजा के दोनों अलग अलग और आई है। तो ये जो दो कोण बने कोण ABD और कोण DBC, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे और आसन्न कोणों का योग बड़े कोण के बराबर कोण ABC के बराबर होगा। तो आकृति में आप देख रहे हैं कोण ABD का माप कोण ABD और कोण DBC के योग के बराबर होगा। फिर आती है एक परिभाषा रेखिक युग्म। रेखिक युग्म किसे कहें? दो आसन्न कोणों की सामान्य भुजा के सिवाय की भुजाएं एक रेखाएं बनाएं तो वे परस्पर रेखिक युग्म कहे जाते हैं। इस आकृति में आप देखेंगे दो आसन्न कोण हैं, कोण ABD कोण DBC। इनकी सामान्य भुजा के अलावा की किरण BA और किरण BC भुजा
परस्पर मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रही है। इसलिए कोण ए बी डी और कोण डी बी सी ये रैखिक युग्म कहे जाएंगे और इन दोनों कोण के माप का जोड़ हमेशा 180 होता है, ये याद रहे। अर्थात रैखिक युग्म कोई भी दो कोण हो, रैखिक युग्म के कोण हों तो उनके दोनों के माप का जोड़ 180 होता है। अब आगे देखें, तो एक कोण के युग्म की परिभाषा और आ रही है जिसे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करें। सामान्य शीर्ष बिंदु वाले दो कोणों में यदि एक कोण की भुजा दूसरे कोण की भुजा के साथ मिलकर रेखा बनाए तो ऐसे कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। दो युग्म इसके बनते हैं। आकृति में आप देखेंगे तो सीधी सादी भाषा में कहें तो कोई दो रेखाएं काटकर चौकड़ी क्रॉस का निशान बनाए तो इस परिभाषा के अनुसार कोण AOC आप देख रहे हैं और कोण BOD ये दोनों परस्पर जहाँ क्रॉस लगा है वे दोनों सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण का युग्म है। इसी तरह कोण AOD और कोण BOC और कोण BOC ये जहाँ राइट का चिन्ह लगा है वे दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब इसके बाद देखें तो आगे चलकर हम अब तिर्यक रेखा के बारे में समझेंगे। तिर्यक रेखा यानी बच्चों, यदि कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेदन करे तो उस रेखा को उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। आप आकृति में देख रहे हैं दो रेखाएं हैं। एक रेखा का नाम मैंने L दिया है, दूसरी रेखा का नाम M दिया है और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा N दो भिन्न बिंदु L रेखा को P बिंदु में और M रेखा को Q बिंदु में काट रही है यानी प्रतिच्छेदित कर रही है। इसलिए रेखा N को रेखा L और M की तिर्यक कहेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इस आकृति के अंदर कुल 8 कोण बन रहे हैं। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह आपने देखा कि कोण X P R एक नंबर का कोण, 2 नंबर का कोण कोण X P S ये 2 नंबर का कोण, कोण S P Q ये 3 नंबर का कोण, कोण R P Q ये 4 नंबर का कोण, कोण P Q T ये 5 नंबर का कोण, कोण P Q U ये 6 नंबर का कोण, कोण U Q Y 7 नंबर का कोण है और कोण T Q Y ये 8 नंबर का कोण है। तो इस तरह हमने देखा कि कोण 1, 2 और 7 और 8 नंबर का कोण बहिष्कोण यानी बहिर्कोण, बाह्य कोण भी कह सकते हैं इसे। फिर आगे देखें तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये अंतःकोण हैं। अब आगे देखें
संगत कोण। संगत कोण किसे कहें तो तिर्यक की एक ही ओर के आए बाह्य कोण और एक अंतः कोण यदि रेखिक युग्म न बनाए तो ऐसे कोणों के युग्म को संगत कोण कहते हैं। आप देख रहे हैं ये 4 युग्म बनते हैं। हम उदाहरण के लिए कोण 1 और 5, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, ये 1 नंबर का कोण बाह्य कोण है, कोण नंबर 5 अंतः कोण है। ये दोनों मिलकर रेखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 5 क्रमशः बाह्य कोण और अंतः कोण के जो युग्म बना उसे हम संगत कोण कहेंगे। कोण इसी तरह कोण 2 और कोण 6, कोण 2 बाह्य कोण, कोण 6 अंतः कोण। इसी तरह कोण 4 अंतः कोण और कोण 8 बाह्य कोण, कोण 3 और कोण 7 ये भी बाह्य, ये संगत कोणों के इस तरह कुल 4 युग्म बनेंगे। अब एकांतर अंतः युग्म कोण। तिर्यक की विपरीत ओर आए हुए 2 अंतः कोण यदि रेखिक युग्म न बनाए तो वह कोण का युग्म अंतः कोण कहलाता है। ये तिर्यक रेखा है। आप देखेंगे कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 अंतः कोण है, परंतु विपरीत ओर आए हैं और ये रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें एकांतर अंतः कोण कह सकते हैं। इसी तरह एक युग्म और बनेगा कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 ये एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब आप देखेंगे तिर्यक रेखा के एक और कोण नंबर 3 है, एक तरफ कोण नंबर 5 है और ये अंतः कोणों के युग्म रेखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसे हम एकांतर अंतः कोण कहेंगे। तो आपने इस तरह तिर्यक रेखा, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण इनके बारे में समझा। अब आगे एकांतर बाह्य कोण। तो तिर्यक के विरुद्ध ओर आए 2 बाह्य कोण यदि रेखिक युग्म न बनाए तो प्रत्येक कोण दूसरे कोण का बाह्य कोण या बहिर्युग्म कोण यानी एकांतर बाह्य कोण कह सकते हैं। अब कोण 1 और कोण 7 यहाँ एकांतर शब्द जोड़ दें, एकांतर बहिर्युग्म कोण कहते हैं। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7 को देखें, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7 ये तिर्यक के विपरीत ओर हैं और बाह्य कोणों का युग्म है और ये एक रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। इसी तरह कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 ये भी एकांतर बाह्य कोण है। अब तिर्यक के अगली परिभाषा देखें तो तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण या संबंधित कोण। तो तिर्यक के एक ही ओर आए हुए 2 अंतः कोणों के युग्म को तिर्यक का एक ही ओर का अंतः कोण कहते हैं। आप देखेंगे कि तिर्यक के दोनों तरफ अंतः कोणों का एक एक युग्म है। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 ये दोनों एक ही ओर आए हुए हैं, इसलिए इन्हें तिर्यक का एक ही ओर का अंतः कोण कहेंगे या संबंधित कोण कहेंगे। इसी तरह कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 ये भी अंतः कोण है और तिर्यक के एक ही ओर आए हुए हैं, इसलिए इन्हें संबंधित कोण या तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण कह सकते हैं। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आज हमने
प्रकरण 2 पूर्ण किया। प्रकरण 6 की शुरुआत की, जिसमें रेखा और कोण में आने वाली कई परिभाषाएं हमने ध्यान से समझी। अब इन्हें कॉपी में लिख कर तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।